हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स ट्यूटोरियल की सीरीज़ में ये अलजेब्रा की बुक हॉल एंड नाइट के फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ रेशियो का पार्ट 3 है। पिछले पार्ट में हमने आर्टिकल नंबर 9 तक के सारे कॉन्सेप्ट्स को समझ लिया था। इस पार्ट में हम आर्टिकल नंबर 10 से 13 के कॉन्सेप्ट्स को समझने वाले हैं। सो 10th पॉइंट इज अ रेशियो इज सेड टू बी ऑफ ग्रेटर इनइक्वलिटी, ऑफ लेस इनइक्वलिटी or of equality according as the antecedent is greater than, less than or equal to the consequent। मतलब अगर हमें कोई रेशियो दे रखा है, सपोज ए इज टू बी, देन ये रेशियो को हम रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वलिटी बोलेंगे अगर ए बी से बड़ा है। रेशियो को लेस इनइक्वलिटी बोलेंगे अगर ए बी से छोटा है। और ए रेशियो बी is called the ratio of equality if A is equal to B। 11th point इसके एप्लीकेशन को शो करता है, that is a ratio of greater inequality is diminished and a ratio of less inequality is increased by adding the same positive quantity to both its terms। अब इस पॉइंट को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक रेशियो है A is to B और इस रेशियो के एंटीसीडेंट और कंसीक्वेंट में किसी भी पॉजिटिव क्वांटिटी का एडिशन करते हैं तो हमारे पास एक न्यू रेशियो आएगा दैट इज a प्लस एक्स। जब हम उसके एंटीसीडेंट में x का एडिशन करेंगे ओवर b प्लस एक्स, उसके कंसीक्वेंट में x का एडिशन करेंगे तो a प्लस एक्स ओवर b प्लस एक्स, हमारे पास एक न्यू रेशियो आया। अब हमें ये पता लगाना है कि ये न्यू रेशियो a रेशियो b से बड़ा है या छोटा है। तो ये पता लगाने के लिए हम इन दोनों रेशियो को सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद जैसा सब्ट्रैक्शन करते हैं वही रूल फॉलो करेंगे। ए बी विल कैंसिल, सो विल हैव द रिजल्ट एज a माइनस बी टाइम्स एक्स ओवर b टाइम्स b प्लस एक्स। नाउ याद रखिए हमने x को पॉजिटिव क्वांटिटी माना है और a बाई बी रेशियो में भी ये दोनों टर्म्स पॉजिटिव ही हैं, पॉजिटिव ही मान के हम ये रिजल्ट को शो करने वाले हैं। तो इस जो रिजल्ट आया है हमारे पास, इस रिजल्ट में b भी पॉजिटिव है, b प्लस एक्स भी पॉजिटिव ही होगा क्योंकि x पॉजिटिव है। सो इस रिजल्ट का साइन सिर्फ और सिर्फ a माइनस बी पे डिपेंड करता है। तो हम बोल सकते हैं कि अगर a b से बड़ा होगा तो ये जो रिजल्ट आए हमारे पास ये पॉजिटिव होगा। तो दो क्वांटिटीज का सब्ट्रैक्शन पॉजिटिव तो तभी आएगा ना जब फर्स्ट टर्म, मतलब जिससे हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो बड़ा हो और जिसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो छोटा हो। मतलब a रेशियो b बड़ा होगा और a प्लस एक्स ओवर b प्लस एक्स छोटा होगा। इसका मतलब अगर a इज ग्रेटर देन b, मतलब अगर हमारे पास एक रेशियो है ग्रेटर इनइक्वलिटी का तो उस ग्रेटर इनइक्वलिटी वाले रेशियो के एंटीसीडेंट और कंसीक्वेंट पर किसी पॉजिटिव क्वांटिटी का एडिशन करने पर जो हमारे पास रिजल्टिंग रेशियो आ रहा है वो उस एक्चुअल रेशियो, जो रियल रेशियो है a इज टू b, उससे छोटा होगा। thirdly, अगर a इज लेस देन b तो ये जो क्वांटिटी है, जो रिजल्ट है हमारे पास वो निगेटिव आएगा बिकॉज a माइनस बी विल बी नेगेटिव। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि a प्लस एक्स ओवर b प्लस एक्स, मतलब जो रिजल्टिंग रेशियो है हमारे पास वो बड़ा है और a रेशियो b छोटा है हमारे पास। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर a b से कम है तो जो रिजल्टिंग रेशियो होगा वो एक्चुअली a रेशियो b से बड़ा होगा। फाइनली कंक्लूजन क्या मिलता है हमें 11th पॉइंट से कि अ रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वलिटी इज डिमिनिश्ड एंड अ रेशियो ऑफ लेस इनइक्वलिटी इज इंक्रीज्ड बाय एडिंग द सेम पॉजिटिव क्वांटिटी टू बोथ इट टर्म्स। मतलब अगर हमारे पास कोई ग्रेटर इनइक्वलिटी वाली रेशियो है तो वो रेशियो कम हो जाती है अगर उसके दोनों टर्म्स में हम किसी पॉजिटिव क्वांटिटी का एडिशन करते हैं। और अगर हमारे पास कोई लेस इनइक्वलिटी वाली रेशियो है तो वो रेशियो बढ़ जाती है
अगर उसके दोनों टर्म्स में हम किसी पॉजिटिव क्वांटिटी का एडिशन करते हैं। नाउ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझते हैं, दैट इज आर्टिकल नंबर 12। When two or more ratios are equal, many useful propositions may be proved by introducing a single symbol to denote each of the equal ratios. अगर दो या दो से ज़्यादा रेशियोज इक्वल दे रखे हैं हमारे पास, तो उन सारे रेशियोज को एक सिंगल सिंबल से डिनोट करके हम बहुत सारे मैनी यूजफुल प्रपोजिशंस प्रूव कर सकते हैं। जैसे एक थ्योरम है, इस थ्योरम को समझते हैं हम। इफ a बाई बी इज इक्वल टू c बाई डी इज इक्वल टू e बाई f एंड इज इक्वल टू मैनी मोर सिमिलर ratios, then each of these equal ratios is equal to p times a to the power n plus q times c to the power n plus r times e to the power n plus up to divided by p times b to the power n plus q times d to the power n plus r times f to the power n plus whole to the power 1 by n। तो ये तो आप देख ही रहे हैं, सारे इक्वल रेशियोज इस रेशियो की इक्वल होते हैं। कैसे? तो बहुत इजी है, बहुत ही सिंपल है। हमें करना क्या है, बस इस पॉइंट को समझना है, ये पूरे पॉइंट को समझना है। करना क्या है, जितने भी इक्वल रेशियोज हमें दे रखे हैं उन सारे इक्वल रेशियोज को एक सिंगल सिंबल से डिनोट करना है, बस, और कुछ नहीं। बाकी इजी है, बाकी सिंपल कैलकुलेशन है, नॉर्मल कैलकुलेशन, हम बचपन से करते आ रहे हैं वो सारा कैलकुलेशन। सो वही करते हैं हम। a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी इज इक्वल टू ई बाई एफ। इन सारे रेशियोज को, सारे इक्वल रेशियोज को के इक्वल कर लेते हैं। के एक सिंबल है, इन सारे इक्वल रेशियोज को हम के सिंबल से डिनोट कर देते हैं। तो हमारे पास a की वैल्यू b के आ जाएगी, a इक्वल्स बी के। सिमिलरली c इज इक्वल टू डी के, e इज इक्वल टू एफ के, और जितने भी इक्वल रेशियोज होंगे उन्हें हम k के टर्म्स में लिख सकते हैं। अब क्या करना है कि ये जो इक्वेशन दे रखा है इसे प्रूव करने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि p a टू द पावर n, तो a का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं b के। ये देखो, a का वैल्यू b टू द पावर n इंटू के टू द पावर n से सब्स्टिट्यूट कर दिए, बिकॉज यहाँ पर a टू द पावर n है ना, इसलिए। सिमिलरली c टू द पावर n को सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने d के, दैट इज d टू द पावर n k टू द पावर n से। सिमिलरली f टू द पावर n k टू द पावर n को रिप्लेस कर दिया e से, e टू द पावर n को। तो सिमिलरली एक स्टेप और आगे बढ़ने के बाद हम देखेंगे कि k टू द पावर n कॉमन आ जाएगा हमारे पास, और जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है इस रेशियो के, वो दोनों इक्वल आ जाएंगे, क्योंकि इस एक्सप्रेशन से k टू द पावर n कॉमन आ जाएगा, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर तो इक्वल ही आ जाएंगे, और ये दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएंगे। सो हमारे पास जो रिजल्टिंग एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा k टू द पावर n टू द पावर 1 बाई n, दैट इज k। लेकिन हमने तो इन सारे इक्वल रेशियोज को k माना था ना, इन सारे इक्वल रेशियोज को k माना था, और हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू भी k इक्वल आ गई। सो ये थ्योरम प्रूफ हो जाती है कि अगर हमारे पास दो या दो से अधिक इक्वल रेशियोज दे रखे हैं तो उन सारे इक्वल रेशियोज का वैल्यू इस रेशियो के भी इक्वल होता है, इस एक्सप्रेशन के भी इक्वल होता है। अब हम इस पार्ट के लास्ट आर्टिकल को समझते हैं, आर्टिकल नंबर 13। If an equation is homogeneous with respect to certain quantities, we may for these quantities substitute in the equation any others proportional to them. For instance, हमारे पास एक इक्वेशन दे रखा है lx क्यूब y प्लस एम एक्स वाई स्क्वायर जेड प्लस एन वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल 0, और ये भी बताया गया है कि ये इक्वेशन होमोजीनियस है एक्स वाई जेड में। तो सबसे पहला बात तो हमें ये समझना है कि होमोजीनियस इक्वेशन होता क्या है। तो किसी भी इक्वेशन में अगर उसके हर एक टर्म
का डिग्री सेम हो, हर एक टर्म के वेरिएबल्स का डिग्री सेम हो, तो वैसे इक्वेशन को हम होमोजीनियस इक्वेशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे इस इक्वेशन के फर्स्ट टर्म के वेरिएबल्स x और y का डिग्री जो है वो 3 + 1 दैट इज़ 4 है। सिमिलरली सेकेंड टर्म के वेरिएबल्स का डिग्री 1 x to the power 1 प्लस y to the power 2 प्लस z to the power 1 दैट इज़ 1 + 2 + 1 4 है। अगेन थर्ड टर्म का डिग्री भी 2 + 2 4 ही है। तो ये इक्वेशन होमोजीनियस है। हाँ, x, y और z वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट में होमोजीनियस है। तो इस पॉइंट में हमें यह बताया गया है कि अगर कोई इक्वेशन होमोजीनियस है किसी क्वांटिटीज़ के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर वो जो क्वांटिटीज़ है वो x, y, z है, तो उन क्वांटिटीज़ के बदले हम कोई दूसरे क्वांटिटीज़ भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं जो उन क्वांटिटीज़ के प्रोपोर्शनल हो, मतलब जो x, y, z के प्रोपोर्शनल हो, वैसे 3 क्वांटिटीज़ हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इन इक्वेशन में x, y और z के बदले। जैसे हमने मान लिया अल्फ़ा, बीटा और गामा प्रोपोर्शनल हैं x, y और z के, तो अगर प्रोपोर्शनल है तो हम उन्हें ऐसे लिख सकते हैं x बाई अल्फ़ा इक्वल्स y बाई बीटा इक्वल्स z बाई गामा इक्वल्स के, क्योंकि अगर 2 या 2 से ज़्यादा रेशियोज़ हमारे पास इक्वल होते हैं तो हम उन्हें एक सिंगल सिंबल से डिनोट कर सकते हैं, और उस सिंबल को हमने यहाँ पर k माना है। सिमिलरली x का वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएगा k के टर्म्स में, दैट इज़ अल्फ़ा के, y का वैल्यू आ जाएगा बीटा के एंड z इक्वल्स गामा के। अब x का, y का और z का वैल्यू इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे k के टर्म्स में, या फिर अल्फ़ा, बीटा और गामा के टर्म्स में भी बोल सकते हो। तो हमारे पास जो रिजल्टिंग इक्वेशन आएगी उस इक्वेशन में k टू द पावर 4 कॉमन आ जाएगा। तो जो रिजल्टिंग इक्वेशन फाइनली आएगी हमारे पास वो सिमिलर होगी ओरिजिनल इक्वेशन के, दैट इज द इक्वेशन is of the same form as the original one but with alpha, gamma, beta in the places of x, y, z respectively। तो इस पॉइंट से हम होमोजीनियस इक्वेशन का एक प्रॉपर्टी को समझते हैं कि अगर हमारे पास कोई होमोजीनियस इक्वेशन दे रखा है तो उसे चेक करने का ये एक तरीका हो सकता है कि उन सारे वेरिएबल्स के प्रोपोर्शनल कोई दूसरा वेरिएबल्स मान लेना है और उन सारे रेशियोज़ को k के इक्वल मानकर सब्स्टिट्यूट कर देना है ओरिजिनल इक्वेशन में। तो जो रिजल्टिंग इक्वेशन आएगी हमारे पास वो भी सिमिलर इक्वेशन आएगी, बस एक छोटा सा डिफरेंस होगा कि जो वेरिएबल्स x, y, z थी पहले वो अब अल्फ़ा, बीटा और गामा होगी। बाकी के पॉइंट्स हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। टिल देन इफ़ यू रियली थिंक यू लर्न समथिंग देन लाइक माई वीडियो, subscribe my channel for more videos, share this with your friends, and thanks for watching.